अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है और अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। कि हाँ, अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, एक ऐसा लेसन जिसमें अच्छे अच्छों का दम निकल जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें बहुत ही महीन बिंदुएं होती हैं जिन्हें आपको समझना होता है, जिसके माध्यम से आप आगे चलकर रेखाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। ये उसका बेस ऑफ पॉइंट है। अगर इस बेस ऑफ पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए रेखागणित बिल्कुल ही आसान हो जाती है। तो इस बेस ऑफ पॉइंट को हम लोग समझेंगे आगे। हमने कुछ पॉइंट पर बात की थी, अभिधारणा 5 तक हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे, सबकी परिभाषाएं देखेंगे, जैसे रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, विपरीत किरण हो गया। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले यही गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पहले तो तुरंत लाइक करें और उसके बाद इस चैनल को अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अब आगे। देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था अभिधारणा 5 तक। आज हम लोग बात करेंगे रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड का अंतःबिंदु क्या होता है, रेखाखंड की सर्वांगमता मतलब कि सर्वांगम कैसे होते हैं। जैसे आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे उसी प्रकार। किरण क्या होता है, विपरीत किरणें क्या होती हैं, अर्धरेखा क्या होता है, संदेह बिंदु, संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये सब चीज हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड जो है वो कोई एक रेखा है। ये मान लीजिए कोई एक रेखा है, इस रेखा के अंदर, इस रेखा का नाम कुछ भी दे दो, यल दे दो, यम दे दो, ये आपके ऊपर है कि आप उसका क्या नाम देना चाहते हो। मान लो ये रेखा यम है, यम नाम दे दिया आपने। अब इसके अंदर कोई दो बिंदु आपने अंकित किया, दो बिंदु आपने कोई अंकित किया और इस दो बिंदु पर आपने एक का नाम दे दिया ए बी, ए, और दूसरे का नाम बी। तो ये जो ए बी है, ए बी रेखा, ये रेखा यम का, क्योंकि यम ये पूरे रेखा का नाम है, और ए बी जो है ये इसमें से टुकड़ा निकाला गया है। मतलब ए बी जो है वो इसमें से क्या किया गया है, खंडित किया गया, खंड करके टुकड़ा निकाला गया है। तो खंड करके निकालने वाले चीज को ही हम रेखा का खंड कहते हैं। और इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। मतलब किसी एक रेखा पर कोई एक अलग से रेखा, यदि दो बिंदुओं को अंकित करके और एक अलग से रेखा बना दी जाए तो उसे ही रेखाखंड कहते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि इसको हम नाम क्या देते हैं, ए बी। एक और नाम दे सकते हो बी ए, चाहे ए बी कहो चाहे बी ए कहो, आप दोनों कह सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप उसे क्या नाम देना चाहते हो। लेकिन फिलहाल आने वाले समय में उसको बी ए नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी ही दिया जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन की बात छोड़ दो, अभी आप इंटर में जब पढ़ोगे आगे क्लास में, तो ए बी को अगर बी ए लिखा जाता तो यहां माइनस का चिन्ह लग जाता है, ऐसा नियम। तो इसीलिए आने वाले भविष्य में क्या होगा कि ए बी जो लिखा है उसको ए बी ही पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी चाहे ए बी कहो चाहे बी ए कहो, इसमें मतलब कोई वो नहीं है, चाहे जो कह सकते हो। तो ये हो गया आपका रेखाखंड। अब रेखाखंड का अंतः बिंदु, ये रेखाखंड है ए बी, ये वाला हो गया आपका पहला वाला रेखाखंड का अंतः बिंदु। तो जैसे ये रेखाखंड है, ए बी क्या है आपके लिए, रेखाखंड। इस रेखाखंड के अंदर जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु आप दर्शा लो, इसके अंदर ये ए बी रेखाखंड है, ठीक है। दोबारा बना दिए हैं ताकि समझाएं ठीक से। अब इस पर चाहे जितना बिंदु, आपकी इच्छा जितना मर्जी उतना बिंदु इस पे बना सकते हो।
ये आपके मतलब अनंत बिंदु होता है एक रेखाखंड के अंदर, अंदर मतलब अंतः अनंत बिंदु होता है, उसका चाहे P नाम दो, चाहे Q नाम दो, चाहे R नाम दो, चाहे S नाम दो, ये आपके ऊपर है। तो किसी रेखाखंड के अंदर मतलब अंतः पर अनंत बिंदु होते हैं और उसमें से आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अंतः बिंदु क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया कि अंतः बिंदु कहाँ होता है, ए बी रेखा के अंदर, बाहर नहीं अंदर होता है। तो अंतः बिंदु भी आपको समझ में आ गया। अब रेखाखंड की सर्वासमता, तो सर्वांशगम चीज आप पढ़े हो, सर्वांशगम मतलब क्या होता है, सर्वांशगम मतलब होता है कि जब दो रेखाएं बिल्कुल बराबर हो, जैसे दो रेखाएं, ये आपका पहला वाला हमने समझाया, ये दूसरा वाला समझाए, अब तीसरा वाला समझो। तो तीसरा वाला जो है यहां समझा देते हैं। तो ये दो रेखा है, इस दोनों रेखाओं में आप ये देखो कि इस रेखा का नाम ए बी है और इसका नाम सी डी। तो अगर ए बी और सी डी दोनों की लंबाई समान है तो वो रेखा एक दूसरे की क्या कहलाएगी, सर्वांशगम या सर्वांशगमता हो जाएगी। इसको जो है इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए बी बराबर सी डी और सर्वांशगम का ये बिंदु, ये जो चिन्ह है ये किसका, सर्वांशगम, मतलब ए बी सी डी के सर्वांशगम, सर्वांशगम मतलब बराबर है, ए बी रेखा सी डी रेखा के क्या है, सर्वांशगम है, मतलब बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सी डी सर्वांशगम है ए बी की, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो तीसरा वाला भी हो गया आपका। अब बात आती है किरण की। तो किरण जो होता है वो हमेशा एक बिंदु से निकलता है और एक तरफ जाता है। किरण जो है किसी एक मतलब किरण का केवल एक बिंदु होता है, इसका अगर नियम लिखोगे तो नियम यही है कि इसका केवल एक बिंदु होता है और ये एक दिशा में जाता है, जबकि आपकी जो रेखाएं हैं वो दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। कल भी मैंने बताया था कि जो रेखा है उसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो इधर भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो किरण है उसको खाली एक ही तरफ बढ़ा सकते हो, वो एक ही तरफ जाता है और अनंत बिंदु तक जाता है। जैसे तीर समझ लो, तीर का निशान, तीर चलाते हो तो एक तरफ जाता है, एक बिंदु से चलता है। तो उसी प्रकार ये भी है, एक प्रकार से तीर है समझ लो कि हमेशा एक ही दिशा में जाएगा, दूसरे दिशा में नहीं, दोनों ओर नहीं जा सकता एक साथ। लेकिन रेखा जो है वो दोनों तरफ जा सकती है, इधर भी इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हो, इधर भी इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन ये तीर का निशान लगा हुआ है, दिशा ये बता रहा है कि ये केवल इधर ही जा सकता है, इधर नहीं। इसी तरीके से दूसरी तीर आप बना सकते हो, दूसरा किरण ये खाली इधर ही जा सकता है, इधर नहीं। किरण का खाली एक ही बिंदु होता है। अब इसका आप नाम भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप इसका नाम देना चाहते हो कि नहीं। मान लो ए, इसका भी कोई भी नाम दे दो, यहाँ चाहे ए दे दो चाहे बी दे दो, आपके ऊपर है इस तरीके से। तो ये आप किरण समझ गए, ये चौथा नंबर ये बता दिए। अब पांचवा है विपरीत किरणें। विपरीत किरणें क्या होती हैं, पहले इतना आप लोग बना लो, फिर इसको विपरीत किरणें बात करते हैं। तो पांचवा है विपरीत किरणें। विपरीत मतलब होता है एक दूसरे से उल्टा, एक किरण अगर इधर जा रही है तो एक किरण इधर जा रही है, इसी को कहते हैं विपरीत किरणें। लेकिन जो विपरीत किरणें अगर संरेख है, अगर संरेख है तो वो हमेशा संरेख और दूसरी चीज क्या होती है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलता है। ये क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इस उभयनिष्ठ बिंदु का आप ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो, मान लो ओ नाम दे दिया आपने, तो ओ से आपकी इधर की किरणें निकल रही है, यहां मान लो आप लिख दो ए और यहां लिख दो बी। तो ओ बिंदु से ओ ए किरणें निकल रही हैं, ओ बिंदु से ही ओ बी किरणें निकल रही हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, पहला तो ये एक दूसरे के संरेख होता है,
संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर होना संरेख कहलाता है। संरेख मतलब जिसकी एक ही रेखा हो। एक रेखा मतलब कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है ना, और इसी एक रेखा पर यहां से आपका एक किरण इधर को बना दिया जाए और एक किरण इधर से इधर को बना दिया जाए, तो आप ये देख रहे हो कि इसी एक रेखा पर मतलब संरेख है, इसी एक रेखा पर इधर की भी किरण बन गई और इधर की भी किरण बन गई। और इसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब एक बार और बताए थे आप लोगों को, क्या होता है? कॉमन होता है कि जो दोनों के लिए उपयुक्त हो वो उभयनिष्ठ होता है। तो ये आपका उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ, विपरीत किरणें समझ गए। विपरीत किरणें कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। ये मतलब दोनों की दिशा बिल्कुल उल्टी होती, एक की दिशा इधर तो दूसरे की दिशा इधर, एक की दिशा अगर ऊपर तो दूसरे की दिशा नीचे, इस तरीके से होता है आपकी विपरीत किरणें। तो ये विपरीत किरणें हो गई। अब 6 नंबर बात करेंगे, अर्ध रेखा क्या है। तो जब आप कोई रेखा बनाते हैं, मान लो ये आपकी रेखा है ए बी, और ए बी का कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु आपने बीचों बीच का मध्य बिंदु निकाल दिया और इस मध्य बिंदु को मान लिया आपने सी, सी माना आपने। तो जो आपकी सी बी होगी या आपका ए सी होगा, ये आपका ए बी का अर्ध रेखा होगा। किसका? ए बी का अर्ध रेखा मतलब ये जो है ए बी का आधा होगा, आधा मतलब 1/2। एसी भी ए बी का आधा ही होगा मतलब 1/2। तो हम सी बी को ए बी का अर्ध रेखा कहेंगे या एसी को ए बी का अर्ध रेखा कहेंगे। मतलब सी बी को ए बी का अर्ध रेखा कहते हैं, एसी को भी ए बी का अर्ध रेखा ही कहेंगे। दोनों बात समझ में आई कि अर्ध रेखा मतलब क्या होता है कि कोई डंडा लो और आधो आधे से तोड़ दो, तो उस आधे डंडे को उस पूरे डंडे का आधा डंडा कहेंगे। तो ऐसे कोई एक रेखा है, उसको आधो आध से निकाल दो तो पूरी रेखा का अर्ध रेखा कहलाएगा। ये अर्ध रेखा हो गया। अब संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु जैसे अभी बताए हैं कि जो है संरेख, जैसे आपको हमने बताया ये बिंदु आपका संरेख है, क्योंकि यहाँ से ये भी जा रहा है, यहाँ से ये भी जा रहा है। ये आपके लिए संरेख बिंदु है, ये आपके लिए संरेख बिंदु है। मतलब एक ही रेखा पर जब देखो 7, ये कोई रेखा है, इस रेखा पर जितने बिंदु बनाएंगे उस सब के सब संरेख बिंदु कहलाएंगे। इस रेखा पर चाहे जितना बिंदु बनाओ, ये सब क्या होगा? एक दूसरे के लिए संरेख बिंदु होगा। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वो सब के सब संरेख बिंदु कहलाएंगे। संरेख मतलब एक ही रेखा पर जितने बिंदु होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? संरेख। और एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इस रेखा पर खाली एक ही बिंदु है यहाँ, इस और पूरा पूरा 1 2 3 बिंदु है, इस पर भी इसी तरीके से 1 2 3 बिंदु है, लेकिन बीचों बीच में कहा जाए जहां से दोनों किरणें निकलती है एक बिंदु है। तो ये 7वां हो गया। अब 8वां संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखा जो होती है वो किसी एक बिंदु से निकलती है। एक बिंदु से चाहे जितनी रेखा निकालोगे, मतलब चाहे जितनी रेखा निकलेगी एक बिंदु से उस सब के सब संगामी रेखा कहलाएगी। मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल सकती हैं और उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखा। संगामी, ये सब एक दूसरे के लिए संगामी रेखा। तो ये संगामी रेखा हो गई। अब प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और रेखा का मध्य बिंदु। पहले इतना लिख लो, बना लो, फिर आगे बताते हैं। देखो संगामी रेखा में एक चीज और समझो कि इसमें 3 या 3 से ज्यादा रेखा होती है। मतलब कि इस तरह भी आप बना सकते हो। ये एक बिंदु है, इस बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब गुजरेंगी तभी संगामी रेखा कहलाएगी। अगर सिर्फ 2 रेखा है
तो ये संगामी रेखा नहीं कहलाएगी। ठीक है, संगामी रेखा वो होती है जो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। तो इसको भी बना लीजिए, और बाकी उसके बाद अब बात करते हैं आगे। अगला बिंदु क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा 9 नंबर कि जैसे ये कोई 2 रेखाएं हैं और इस पर कोई एक रेखा ऐसे क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये रेखा मान लो इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, और ये रेखा जो है वो यल है, या ये रेखा ए बी है और ये रेखा आपकी सी डी है। तो ए बी और सी डी पर एक प्रतिच्छेदी रेखा कौन है? यल है। एपी और सी डी पर प्रतिच्छेदी रेखा कौन है? यल है। ठीक, या यूं कहो कि कोई एक रेखा है जिसका नाम यल है और इस पर कोई 2 रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, इस जैसे ये वाली रेखा और एक रेखा ये। तो ये दोनों भी, एक ए बी और एक सी डी, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखा यल पर, और किसी बिंदु पर, ये रेखा यल के किसी बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये भी क्या कहलाएंगी? ये यल क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को, मतलब इसको ए बी को और सी डी को प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसे यहां भी है कि ए बी और सी डी रेखा यल पर प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी एक बिंदु पर। उसके बाद है समांतर रेखा। समांतर रेखा हमने आपको बताया था कि जो समांतर रेखा होती है उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये ए बी है, ये सी डी है, तो हमेशा इनके बीच की दूरी चाहे जितना दूर तक आप चले जाइए, अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो अनंत बिंदु पर जाने पर भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। जैसे रेलवे लाइन, चाहे जितना दूर चले जाओ आपस में मिलती नहीं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होता है। फिर आप जो है घर के 2 कोने, घर के दीवार के 2 कोने को आप देख लो तो वो भी एक दूसरे के समांतर ही होता है, क्योंकि वो भी कभी आपस में मिलता नहीं। तो समांतर रेखा वो होती है जिनके बीच की दूरियां हमेशा बराबर हों, उसे समांतर रेखा कहते हैं। और उसके बाद में अब आखिरी है रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है, मान लो ये कोई रेखा है आपकी, यहां पर देख लो, ये कोई रेखा है आपकी ए बी और ये रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब कि कोई एक रेखा थी ये, और इस पर बीच में हमने यहाँ पर ए बना दिया, बिंदु रख दिया, और यहाँ पर बी रख दिया, तो ये आपकी रेखाखंड हो गई जो हमने सबसे पहले बताया था। अब उस रेखाखंड पर कोई एक ऐसा बिंदु हो जो बीचों बीच में हो, जो बीचों बीच में हो कि जहां से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों समान हो, दोनों बीच में हो, तो वह उसका क्या कहलाता है? रेखाखंड का मध्य बिंदु कहलाता है। अगर इसका नाम आप रख दो सी, तो ये रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाएगा सी। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई यहां से यहां तक। अब इसके बाद आपके इसमें सिलेबस में क्या है? 1.25 क्वेश्चंस हैं। अब तो हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है, एक्सरसाइज पर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल की बात करते हैं।